हेलो फ्रेंड। अभी 26 जुलाई को प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होने वाला है। उसमें केमिस्ट्री के 5 टॉपिक है। 5 में 4 टॉपिक का नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 5वें टॉपिक का नोट अगले हफ्ते प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सीजीपीएससी मेंस में, असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे साइंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं तो क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु की आंतरिक संरचना, उसके कण, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर अध्ययन किया जाता है, उसे परमाणु संरचना कहते हैं। और इसी में अगला है कि रसायन आबंध क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक आबंध कहलाते हैं। ये आबंध मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या साझेदारी के कारण होता है। अब परमाणु संरचना में क्या है कि सबसे पहले हमको परमाणु की स्टडी करनी है, परमाणु के नाभिक की स्टडी करनी है, परमाणु के बाहर के ऑर्बिटल की स्टडी करनी है, सब ऑर्बिटल की स्टडी करनी है। जबकि केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध मतलब केमिकल बंध में हमको स्टडी करनी है किसकी, कि दो परमाणु हैं उनके बीच में जो बंध बन रहा है, ये कोवेलेंट बंध है या कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्स है। इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले एटम क्या है। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है और कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, इससे छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक, तो जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, एटम्स है। तो लोग कंफ्यूजन होते हैं परमाणु और अणु में, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में। तो परमाणु क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद कौन होता है, मॉलिक्यूल्स, यौगिक, कि दो या दो से अधिक अणुओं के मिश्रण से जो तैयार होता है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जो एटम्स होते हैं उसके एटम्स के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है कि प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि न्यूट्रॉन नाम से ही क्या है, न्यूट्रल है। ये दोनों किसमें होंगे, नाभिक में, और ये दोनों नाभिक को बैलेंस करके रखते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियन न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जो कौन सा चार्ज का होगा, निगेटिव चार्ज का होगा। निगेटिव चार्ज के होने के साथ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसी साइकिल पे घूमते रहता है। तो नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और नाभिक के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल नाभिक में प्रोटॉन की मात्रा किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की। एक न्यूट्रल में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अगर मैं मान लीजिए सोडियम प्लस आयन की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन की संख्या लेकिन क्या होगी, 11 होगी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखना भी आना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है परमाणु के कण। कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन जो क्या था, नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में क्या था, कोई भी चार्ज नहीं थे, न्यूट्रल थे। इसका द्रव्यमान भी एएमयू में याद रखेंगे, 1/1836, 1836 इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास है। और जबकि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना है, एक एक AMU है, कितना है 1836 है। इनमें आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, किसी भी अ, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उसमें पॉजिटिव आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उसमें निगेटिव आवेश आता है। इसी को ही उसका क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि सोडियम प्लस है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं। अब रासायनिक आबंध, जब दो परमाणु स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या साझेदारी, दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो सकती है, कहते हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो किसमें होती है, याद रखना है, वो कोऑर्डिनेट सहसंयोजी बंध में होती है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इनको अपने आप को स्थिर स्टेबल करना है। क्या करना है, स्टेबल करना है। और ट्रांसफर क्यों किया जाता है, इनको स्टेबल करना है। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के मेन कारण क्या होते हैं, एक तो ऑक्टा रूल को पूरा करना, कि बाह्य कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, जो एटम है वो स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल होगा। न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करना, लोएस्ट एनर्जी पे रहेंगे तो ये स्टेबल होते हैं। अधिक स्थिर अवस्था प्राप्त करना, ये सब खेल किसकी वजह से हो रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो अष्टक नियम क्या है, परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसी को क्या बोलते हैं, कि वो अपने आप को स्टेबल करता है। तो ये नहीं है कि अब जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑक्टा पूरा करेगा। हीलियम है, हीलियम तो ऑलरेडी क्या है, 1s2 है, ठीक है। लिथियम है, तो लिथियम कितने हैं, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑक्टा पूरा करेगा, ये क्या करेगा, अपने दो को पूरा करेगा। तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जैसे आप देखते हैं NaCl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, Na क्या है 281 है, और Cl क्या है 287 है, 17 नंबर है, ठीक है। तो इसके पास एक ज्यादा है और इसके पास एक कम है बाह्य ऑक्टा पूरा करने के लिए। तो इसके पास अधिक है तो ये किसको ट्रांसफर कर देगा, Cl को ट्रांसफर कर देगा। इसलिए Na प्लस और Cl माइनस बना लेता है, और ये अपना क्या कहते हैं, ऑक्टा पूरा कर लेते हैं। और ये किस बंध के द्वारा पूरा करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा पूरा करते हैं। जबकि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक लोन पेयर है, और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो ये अपना द्विलक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। जैसे O2 है तो ये क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। H2 है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। CH3OH है तो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बंध कौन बनाता है, जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये दोनों के मिलने से क्या बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है ये जान लो। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करना चाहता है वो हमेशा क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो कि किसमें आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। और जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जिनमें ज्यादा होती है, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो किसमें आते हैं, हमारे ऑक्सीजन में, फ्लोरीन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, ये तीनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके हिसाब से हमको देखना है कि कौन आयनिक बंध बनाएगा,
कौन? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रयोगशाला एग्जाम जो होने वाला है 26 जुलाई को, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वांटम संख्या क्या है? देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा को स्पष्ट करने के लिए 4 संख्या की आवश्यकता होती है। इन्हीं संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। अब क्वांटम संख्या क्या होता है? सुनिए कि एक एटम्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस स्पिन में है, किस स्थिति में है, इस सब को बताने को ही क्या बोला जाता है? क्वांटम संख्या। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, एनर्जी सबको बताने के लिए 4 मुख्य क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। कितना? 4। तो सबसे पहले उसमें मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। फिर उसके बाद अजीव क्वांटम संख्या कहा जाता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय। और फिर कौन सा होता है? स्पिन क्वांटम संख्या। 4 टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा क्वांटम संख्या क्या दिखाता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, मेन ऑर्बिटल एनर्जी को दर्शाता है। ये कैसे होते हैं? हमेशा धनात्मक होते हैं। इनको n से, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये 1 2 3 4 करके अनंत हो सकते हैं। n का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से दूरी को भी व्यक्त करती है। नाभिक से दूरी को कैसे? नाभिक है तो पहला जो ऑर्बिट होगा वो k होगा, और ये क्या बनाता है? 1। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट होगा वो क्या है? l, और इसको क्या लिखा जाता है? 2। ठीक, तीसरा ऑर्बिट होगा तो ये क्या बनाएगा? के एल एम। ठीक है, ये 3 नंबर का होगा, तो 1 2 3। तो n का मान अगर 1 है मतलब वो k ऑर्बिट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान 2 है तो उसमें उसका नाम क्या होगा? l, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2 s में होंगे और 2 6p में होंगे। फिर उसके बाद n का मान 3 है तो कौन सा होगा? m। ठीक, और इसमें 2 6 और क्या होगा? 10। ठीक है, 2 6 एस पी डी 3 आ जाएंगे। और अगर ऑर्बिट का नंबर 4 और नाम है n, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें कौन कौन से सब ऑर्बिट आ जाएंगे? एस पी डी एफ। ठीक है, तो k के अंदर केवल s आएगा, L के अंदर sp, m के अंदर spd और n के अंदर spdf। इसके बाद आगे ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब अगर मान लीजिए n की वैल्यू क्या है? 1, तो कितना आ जाएगा? 2। अगर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 इंटू पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 8। 8 आया। अगर 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 8 16। 2 कितना होना चाहिए? 2 का पावर, अब 2 रखिए तो 8, 3 रखेंगे तो 2 2 2 8, और 8 दूनी 16, ये 16 आना चाहिए। 2 8 10, 16 आना चाहिए था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, 14 24 24 30 32, सही तो 18 आना चाहिए था। ठीक, देखेंगे उसको। फिर इसके बाद
एजीमुथल ऑर्बिटल्स। देखिए, एजीमुथल ऑर्बिटल किसको दिखाते हैं? सब ऑर्बिटल को दिखाते हैं, कक्षक ऑर्बिटल को दिखाते हैं या सब सेल को दिखाते हैं। ठीक है, के आकार के स्तर को दर्शाती है। यह शून्य से पूर्णांक तक होती है। शून्य, 1, 2, 3, 4। अगर शून्य है तो S, 1 है तो P, 2 है तो SP, D, 3 है तो F। ऐसे करके दिखाएगी L। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? L से। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है इसको। ठीक, तो याद रखेंगे इसको। और इसको निकालने का तरीका क्या है? L इज इक्वल टू n-1, जितना है उसमें -1 कर दीजिए तो आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा, L की वैल्यू मिल जाएगी। चुंबकीय क्वांटम नंबर, इसे कैसे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। या कक्षीय ऑर्बिटल की दिशा, याद रखेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षीय ऑर्बिटल की क्या दिखाती है? दिशा को निर्धारित करती है। इसका मान -L से लेके 0 और +L तक पूर्णांक होता है। कुल दिशाओं की संख्या 2L + 1। क्या याद रखना है? 2L + 1 होती है m। और विभिन्न उप स्तरों के लिए m का मान भी अलग अलग होता है। 2L + 1 याद रखेंगे। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के स्पिन को दर्शाती है। अगर +1 है किसी कक्ष में, +1/2 है तो उसका अगला उस कक्ष के लिए क्या होगा? -1/2। ठीक, तो ये याद रखना है। और क्वांटम नंबर निकालने को भी आ सकते हैं। तो कैसे है? मान लीजिए 3p1 किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 3p1 है और इसका बोलेगा कि क्वांटम नंबर निकालो, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिर उसके बाद क्या निकालना है? n के बाद l, फिर m, फिर s। l क्या होगा? n कह दो तो 2 होना चाहिए। l क्या होगा? 2 है तो प्लस, -2, -1, 0, +1 +2। और स्पिन क्या होगा? 1/2 प्लस माइनस। हमें स्पिन नहीं पता है तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो ये होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी और एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं ऐसा। जैसे हमेशा किसका देता है? क्लोरीन का देता है कि क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालिए। तो क्लोरीन कितने नंबर का है? 17 नंबर का। तो 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए टोटल? 8। फिर उसके बाद 3s2, 3p6, कितने हो गए? 2, 2 4, 10, 10। उसके बाद 11, 12, 12 6 18। तो ये कितने हो जाएंगे? 5। 3p5 हो जाएगा। सॉरी, 3p5 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है तो n का मान कितना? 3। l कितना? 2। m वही -2, -1, 0, +1 +2। और s कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। चलो तथ्य पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति चारों क्वांटम संख्या द्वारा निश्चित होती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो चारों क्वांटम संख्या द्वारा निश्चित होती है, जिसमें n उसके मुख्य कक्ष को, l उसके सब सेल को, m उसके दिशा, m उसके m उसकी दिशा को, ठीक, और l कक्ष को, और s स्पिन को दर्शाएगा।
एक कक्ष के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या कितनी होगी? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी। n किसको दिखाता है? शेल को, l सब शेल को, m1 दिशा को, m मैग्नेटिक दिशा को और ये स्पिन को। तो m किसको दिखाता है? दिशा को। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि ऑर्बिटल की आकृति कौन दिखाता है, तो उसको भी m बोलना है। फिर पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इस सिद्धांत 1925 में ऑस्ट्रिया भौतिकवाद वेल्फ्गैंग पाउली पाउली द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते हैं। इनका कहना है कि एक ही परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या n, l, m और s चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकते। 3 हो भी जाए, चौथा नहीं होगा, s सेम नहीं होगा, या तो l सेम नहीं होगा, या n सेम नहीं होगा। तो चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकते। सिद्धांत किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कम से कम एक क्वांटम संख्या आवश्यक भिन्न होगी, अर्थात चारों क्वांटम संख्या सभी समान नहीं हो सकती। क्या कहना है? एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन में होंगे। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन समान हो तो वे ऑर्बिटल में नहीं रह सकेंगे। तो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। एक ही ऑर्बिटल में मान लीजिए 3p है, 3p2 है, मान लीजिए, तो इसका इसका n अगर मैं लिखना चाहूं तो n क्या होगा? 3। तो इसका भी n क्या होगा? 3। p क्या होगा इसका? 2। सॉरी, l क्या होगा? 2। तो इसका भी l क्या होगा? 2 मान लीजिए। उसके बाद m इसका क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2, तो इसका भी सेम होगा। लेकिन अगर इसका s -1/2 है तो इसका s +1/2 होगा। तो कहीं ना कहीं एक क्वांटम संख्या क्या हो गई? अलग हो गई। तो एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। एक न एक क्वांटम संख्या इनकी अलग होगी। जैसे 1s ऑर्बिटल के बारे में 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये अलाउड कहता है, ये अलाउड नहीं कहता। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था तथा परमाणु की स्थिरता को समझाने में बहुत सहायक है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को समझाने का आधार है। परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा रासायनिक अणुओं की व्याख्या में सहायक है। क्वांटम संख्या n से कहते हैं, इसको l से कहते हैं, अजीमथ को, चुंबकीय को m से कहते हैं, स्पिन को s से कहते हैं। इसका मान 1 2 3 हो सकता है और ये ऊर्जा स्तरों को बताता है। क्या दर्शाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, l किसको दिखाता है? सब शेल को दिखाता है। m ऑर्बिटल की दिशा को दिखाता है। और s, सॉरी ये s है, तो ये किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन को दिखाता है। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों में से कम एक संख्या भिन्न होगी ही। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बताता है कि एक ही परमाणु की कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से समान क्वांटम संख्या नहीं रख सकती। फिर उसके बाद ऑर्बिटल की आकृति देखते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं। ऑर्बिटल वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर किसी परमाणु के नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्राथमिकता अधिक होती है। तो ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑर्बिटल की आकृति उसके अजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। किसके? एल। ऑर्बिटल की आकृति अजीमुथल क्वांटम संख्या एल पर निर्भर करती है। याद रखना है, एन मुख्य है, एच एल अजीमुथल है, एम चुंबकीय है और एस स्पिन है। तो आकृति कहाँ पर निर्भर करती है?
किस पर निर्भर कर रही है? आकृति अजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो देखो एस ऑर्बिट वाले का एल क्या होगा? 0 होगा और m1 भी 0 होगा, ठीक है। और ये कौन सी संरचना होगी? स्पाइरेकल। p ऑर्बिटल का l 0 है तो m -1 0 +1 हो सकता है। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी इसमें? 3 होगी और इसका आकार होगा डंबल आकार का होगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी ऑर्बिटल एल क्या है? 2 है तो m -2 +1 0 +2 +3 होंगे। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? 5। और ये क्लेव पत्ती के आकार की, लौंग की पत्ती के आकार की, या इसी को बोला जाता है डबल डंबल कार होगी ये, ठीक है। डंबल डबल कार होगी। और एफ ऑर्बिटल का L3 होगा। इसमें कितने होंगे? टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे और ये जटिल या कॉम्प्लेक्स होगी। तो आपको याद रखना है कि S स्पाइरिकल है, P ऑर्बिटल है, D डबल डंबल कार या क्लेवर लीफ है और F क्या है? जटिल, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इनका शेप। S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल में L 0 होता है, केवल S ऑर्बिटल में गोलाकार होते हैं। इसमें L 0 होता है, M भी 0 होता है, याद रखना है। और इसमें नोडल तल नहीं होते। नोडल सरफेस 0 होता है। नोडल सरफेस मतलब वो सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या हो? 0 हो, तो इसे हम नोडल तल कहते हैं। p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का जो L क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो m क्या होगा? +1 0 और -1, ठीक है। मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें? 3 होंगे। 3 होंगे तो p अगर x को दिखाएगा, y और z, तो 3 अक्षों में बनेगा। ये कैसे बनते हैं? डंबलकार बनते हैं। तो ये बने हुए हैं, ठीक है। इसमें नोडल तल, ये वाला जो तल होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होते हैं? नोडल तल होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम, ठीक है। उसके बाद डी, डी में एल की मान कितनी होगी? 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -2। एम का वैल्यू कैसे लिखेंगे? -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल कितने हो गए? एम 5 ऑर्बिटल हो गए। तो 5 में क्या क्या होता है? पी एक्स वाई तल में होता है, डबल डंबल का शेप है। पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, डी सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा, याद रखना है। इसमें 5 शेप होगा, कौन कौन सा है? एफ ऑर्बिटल में टोटल कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 7। एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एफ एक्स, ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड, ये याद रखना है। तो ये कितने होंगे? 7 होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसी सेल n में उपस्थित ऑर्बिटल की आकृति l पर निर्भर करती है। किसी भी ऑर्बिटल की आकृति l पर निर्भर करती है, ठीक है। जबकि आकार कौन बताता है? m बताता है। सब सेल में 2l ऑर्बिटल होते हैं। सभी ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय रूप से फैले होते हैं। s ऑर्बिटल सदैव गोली और इनका आकार असीमित होता है। अगला रूल है हाइड ये हाइड्रोजनबर्ग का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम है, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1927 में जर्मन भौतिक बर्नल हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण के स्थान तथा संवेग को एक साथ सटीक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या कण की गति और पोजीशन दोनों एक समय में
पता लगाना मुश्किल है। अगर आप गति का पता लगाएंगे तो आप उसके पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, अगर आप पोजीशन का पता लगाएंगे तो गति का नहीं लगा सकते। इसलिए ये बोलते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी एच बाई 4 पाई। ठीक है, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो सिद्धांत का कथन, किसी कण का स्थान उसके संवेग p को एक साथ सटीकता से ज्ञात करना असंभव है। इन दोनों को ज्ञात करने में सदैव कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी होती है। स्थान तथा संवेग की अनिश्चितता डेल एक्स डेल पी का गुणन कम से कम h बाई 4 पाई के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। गणितीय रूप ये है, हमने जो लिख दिया है। ठीक है, आता है इसमें इलेक्ट्रॉन का निकालने का आता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का आप डेल एक्स निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू डेल P इज इक्वल टू क्या होगा? m डेल P। m इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है। उसके बाद इसका क्या है? इसका संवेग सॉरी वेग भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल सकते हैं? डेल एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एक्स स्थान की अनिश्चितता, डेल पी संवेग की अनिश्चितता, एच प्लांक कांस्टेंट है वो कितना है? 6.626 इंटू 10 पावर 34 जूल, और पाई का मान ले रहे हैं 314। संवेग किसी कण में m और v के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यहाँ पे v अनिश्चित हो सकता है, किसी भी का m तो समान ही होगा। स्थान निश्चित करने में जितनी अधिक सटीकता होगी, संवेग की अनिश्चितता उतनी ही अधिक होती है। स्थान निश्चित करने में जितनी अधिक सटीकता होगी, डेल एक्स उतना कम होगा, और संवेग की अनिश्चितता उतनी अधिक होगी, डेल एक्स अधिक होगा। सिद्धांत, यदि इलेक्ट्रॉन का एक स्थान x बहुत सटीक से ज्ञात किया जाए, यानी डेल एक्स बहुत कम, यदि संवेग p बहुत सटीकता से ज्ञात किया जाए तो डेल p बहुत कम। ठीक है, डेल p यानी डेल p बहुत कम। इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता चल जाएगी, परंतु उसकी गति या संवेग का मान सटीकता से पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन की गति तो पता चल जाएगी, परंतु उसकी स्थिति सटीकता से पता नहीं चलेगा। यही तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। स्थान और संवेग को एक साथ सटीकता से मापा नहीं जा सकता। विशेषता, यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि पर लागू होते हैं। यह क्वांटम भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह बताता है कि सूक्ष्म जगत में कणों का व्यवहार निश्चित नहीं है, जबकि पॉसिबिलिटी होता है। डेल एक्स डेल पी दोनों कभी शून्य नहीं हो सकते। सातवां, इस सिद्धांत से परमाणु, उप परमाणु, कणों, आकार, अक्कड़ों के व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने तरंग यांत्रिकी तथा क्वांटम सिद्धांत को जन्म दिया। आधुनिक भौतिक और रसायन विज्ञान की नींव रखने वाले सिद्धांत में से ये एक है। अगला कौन सा है? डी ब्रोगली का सिद्धांत। 1924 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने यह प्रस्तावित किया कि प्रत्येक गतिमान कण में तरंगी गुण होते हैं, अर्थात प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबंध होते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इनका कहना है कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो सीधा रेखे में गति ना करके ऐसे इलेक्ट्रॉन अनिश्चित पाथ पे गति करेगा हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार। प्रत्येक गतिमान कण जिसका संवेग p है, उससे एक तरंग संबंध होती है जिसे तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमण अनुपात इनरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो लैम्डा को हम और क्या कह सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी भी लिख सकते हैं। संवेग क्या होता है? एम वी होता है, तो वो भी लिख सकते हैं।
ठीक है। और ये E इज इक्वल टू mc² को भी हम यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। m की जगह क्या रख देंगे, c²। तो ये आगे बढ़ सकता है, इससे ड्राइव हो सकता है, बट उतना हमको नहीं जानना है। लैम्डा क्या है, कण की तरंग दैर्घ्य है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। p क्या है, संवेग है। तरंग दैर्घ्य की मात्रक मीटर में, संवेग केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, जबकि कण स्थिर हो तो v0 p0 लैम्डा असीम होगा, अर्थात स्थिर कण से कोई तरंग संबंध नहीं होता है। विशेष स्थिति, यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो p mv। यदि कण का विभवांतर v त्वरित किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो v² ये, तो ये एक संबंध बन जाएगा। ये दोनों संबंध को याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कण पर विभवांतर v त्वरित किया जाए तो 1/2 mv² क्या हो जाता है, e इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किसमें बदल जाती है, गति एनर्जी e इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू m और v², और v इज इक्वल टू √2ev m। और इसको कहाँ रख लेंगे अपन, इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपको प्लांक कांस्टेंट तो दिया ही रहता है, फिक्स वैल्यू है, कितना है, 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक, ये पता है। मास भी पता होगा, तो आप आराम से फिर लैम्डा निकाल सकते हैं। डी ब्रोगली तरंग का प्रायोगिक प्रमाण, इलेक्ट्रॉन विवर्तन में, उसके बाद सॉलिडाइजेशन प्रयोग में, ठीक। महत्व याद रखना है इसके प्रयोग को, किसमें किसमें होता है। यह सिद्धांत ने पदार्थ की द्वैत प्रकृति को स्थापित किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी का आधार बना। परमाणु तथा उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझने के लिए इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने विज्ञान के सूक्ष्म जगत में नई दिशा दी। इलेक्ट्रॉन तरंग प्लस कण, प्रोटॉन तरंग प्लस कण, न्यूट्रॉन तरंग प्लस कण, दोनों प्रवृत्ति दिखाएंगे, कड़ी प्रकृति को भी दिखाएंगे और तरंग को भी। उसके बाद प्रमुख बिंदु, प्रत्येक गतिमान कण के स्थान एक तरंग संबंध होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p बढ़ाने पर लैम्डा घटती है तथा p घटाने पर लैम्डा बढ़ती है। क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, तो लैम्डा बढ़ाओगे तो p कम, और p बढ़ाओगे तो लैम्डा कम। स्थिर कण, स्थिर कण है तो ये क्या है, जीरो। ये जीरो है तो कोई भी तरंग आबद्ध नहीं होगा। यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत का आधार है। उसके बाद सहसंयोजक बंध का सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजक बंध सिद्धांत की स्थापना पॉलिंगू ने 1931 में की थी। इनके अनुसार रासायनिक बंध दो परमाणुओं के संयोजक इलेक्ट्रॉन की आपसी अतिव्यापन द्वारा बनता है तथा बंध दिशात्मक होती है। संयोजक बंध के अनुसार आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो भी बंध बनेगी वो दिशात्मक होगी, और कैसे बनेगी, अतिव्यापित होके। बंध का निर्माण संयोजन इलेक्ट्रॉन के आपसी अतिव्यापन से होता है। बंध दिशात्मक होते हैं। प्रत्येक बंध के निर्माण एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें अणुओं की संरचना आकृति की व्याख्या की जा सकती है। अणु की संरचना और आकृति की व्याख्या की जा सकती है। रासायनिक बंध के निर्माण दो परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉन के आपसी अतिव्यापन से होते हैं। प्रत्येक बंध में संयोजक इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी भाग लेता है। बंध दिशात्मक होगा और अतिव्यापन से बनेगा। जो संयोजकता बंध का निर्माण है उसमें देखते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब दो परमाणु के कक्षों का सामना सामनी हेड टू हेड अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। यह बंध
अक्ष से अक्ष के चारों ओर सम्मिलित होते हैं, जैसे ये बना हुआ है, तो ये पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उदाहरण के लिए H2Cl2, ये पाई बंध। जब दो समांतर पी कक्षों का पार्श्विक साइड वाइज अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। यह बंध कक्ष के ऊपर नीचे के भाग के अतिव्यापन से बनता है और इसमें तथा इससे नोडल तल होते हैं। जैसे कि हर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड ओवरलैप से, ये ऐसे यहां से यहां से, जबकि हेड टू हेड ऐसा और ऐसा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो किसी भी बॉन्ड के कोई भी एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी सब क्या होंगे, पाई। तो हमको गिनने को आता है कि किसमें कितना पाई बनेगा, कितना सिग्मा बनेगा। मान लीजिए आपको एटम दिया हुआ है C2C4H6, मुझे नहीं पता कितना बनेगा, मैंने लिख दिया C4H। तो आप पहले C लिखिए, 1 2 3 4, फिर उसको बैलेंस कीजिए, H H, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ भी H कितना हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक H और डाल दो, यहाँ एक H और डाल दो और ये हटा दो, तो कितने हो गए। अब इसमें पाई बॉन्ड कितना है, ये बना होगा, ये बना के आपको बताना है। तो पाई बॉन्ड कितने होगा, 1 2 पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसा एटम दिया होगा, आपको गिन के बताना है कि कितना पाई बनेगा और कितना सिग्मा बनता है। तो आपको याद रखना है, पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और उसके बाद बनने वाले बॉन्ड उसी एटम के बीच में पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड ओवरलैप से, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से। बंध की शक्ति और लंबाई, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध उतना अधिक मजबूत और छोटा होता है। अतिव्यापन जितना अधिक होगा उतना ज्यादा बंध मजबूत और छोटा होगा। तो त्रिबंध ज्यादा मजबूत होगा और छोटा होगा, द्विबंध उससे कम, और एकल बंध और कम हो जाएंगे। तो वीबीटी, वीबीटी द्वारा अणु की आकृति की व्याख्या करना। वैलेंस बैंड थ्योरी, देखिए वीबीटी के अनुसार अणु की आकृति उस परमाणु के संकरण तथा बंधों की दिशाओं पर निर्भर करती है। sp3 है तो कितने कक्ष हैं, 4। कैसे बनाएंगे, चतुष्फल की कोण कितना होगा, 190 डिग्री 28 सेंटीग्रेड सेकेंड। ठीक है, अगर sp2 है तो कक्ष कितना है, ये। तो कौन सा, देखो अगर चतुष्फल की बोल रहा है तो 4 फलक, ऐसा ऐसा बना लीजिए, ये। तो चतुष्फल की त्रिकोणी समतली, ऐसा, ऐसे त्रिकोणी समतली रेखी, तो ऐसा। तो sp याद रखिएगा, है ना। उसके बाद sp3d आएगा, sp3d, sp3d2 ये आता है। तो sp3 ये क्या हो जाता है, ऐसा, 1 2 3 4 5 6, 3 2 4 6, तो ये क्या हो जाता है, ऐसा। तो अ, क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणी वर्गाकार। ठीक है, और इसका वैसे हो जाएगा। चलिए, ये फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का
करा के दिखा है। इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, इसमें पी एक्स का हेड टू हेड है तो सिग्मा रहेगा, इसमें हेड टू हेड है तो सिग्मा रहेगा। संयोजक बल सिद्धांत अणुओं की संरचना, बंध की आकृति से लंबाई, बंध, ऊर्जा, आकार की व्याख्या करने में सफल सिद्धांत है। हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी परमाणु की समान शक्ति कक्ष आपस में मिश्रित होकर नए कक्ष बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण करने से प्राप्त कक्षों में संकर हाइब्रिड ऑर्बिट कहा जाता है। इसका ये कहना है कि समान ऊर्जा के कक्ष मिलकर जब नए कक्ष बनाएंगे तो इसी को हाइब्रिडाइजेशन कक्ष कहा जाता है। ठीक है। संकरण का मुख्य बिंदु, समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्ष आपस में संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कक्षों की संख्या बराबर होती है, बढ़ती या घटती नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त कक्ष समान शक्ति और आकार के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन केवल संयोजक कक्ष वैलेंस ऑर्बिटल के बीच में होता है। संकरण की प्रकृति परमाणु निर्मित बंधों पर आकृति निर्धारित करता है। एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबलकार, डी कक्षक डबल डंबलकार होते हैं। इसलिए संकरण क्या होता है? sp sp2 sp3 sp और ये। तो अगर एक एस और एक पी आकर संकरण करेंगे तो ये कौन सा बनाएगा? sp दो होंगे और ये रेखीय बनेगा। sp2 एक एस और दो पी करेंगे तो संकरण कौन सा बनेगा? त्रिकोणी समतली। याद रखना है नाम, त्रिकोणी समतली 120 अंश के कोण के साथ। अगर एक एस तीन पी कक्ष आकर करेंगे तो कितने संकर कक्ष बनेंगे? 4। और ये क्या बनाएंगे? चतुर्भुजी टेट्राहेड्रल। कोण जो बनेगा क्या बनेगा? 109.28 डिग्री CH4NH4 में। H2O में भी शायद यही रहेगा, चेक कीजिएगा। उसके बाद sp3, एक s है, दो तीन p है और एक d है, तो टोटल 5 संकरण है और इनकी आकृति त्रिकोणी द्विपिरामिडी, 3 कोने वाले बनेंगे। कैसे 3 कोने वाले? ऐसा। और द्विपिरामिडी मतलब ऐसा, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो त्रिकोणी द्विपिरामिडी। ठीक है। sp3d याद रखेंगे, एग्जाम्पल ये। ठीक है। उसके बाद sp3d कितने ऑर्बिट कक्ष होंगे? 6 अष्टफलकी, 8 फलक वाले ऐसे। ऐसे बनेंगे अष्टफलकी। याद रखना है। कितना डिग्री का कोण होगा? 90 भी होते हैं, 180 भी होता है इसमें। ठीक है। 90 भी होगा, 180 भी होगा, 120 भी होगा, तीनों कोण मिलेंगे। संकरणों के प्रकार और आकृति। sp ये बना है, sp2 ये बना है त्रिकोणी, sp3 चतुर्भुजी, sp3 त्रिकोणी द्विपिरामिडी और sp32 अष्टफलकी। उदाहरण देखिएगा, CH4 है तो देख के ही पता चल रहा है कार्बन है ना, तो sp3 तो क्या बन गया? चतुर्भुजी। ये क्या है? 3, तो sp2 तो त्रिकोणी समतली। ये पता चल रहा है क्या है? n, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा होगा, तो 1 2 3 4 sp3 बनेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा आकृति का बनेगा त्रिकोणी। महत्वपूर्ण बातें हैं। संकरण कक्षों की संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, बदलती नहीं है। संकरण से प्राप्त कक्षा समान शक्ति और समान आकार की होती है। हाइब्रिडाइजेशन बंधों की मजबूती तथा अलौकिक आकृति को समझाने में सहायक होती है। हाइब्रिडाइज आकृति को समझाने में होती है। कुल संकरण कक्ष मिलने वाले कक्षों की संख्या बराबर होती है। संकरण द्वारा समांगी द्विपरमाणु आयनों का निर्माण। जब दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो समांगी द्विपरमाणु मॉलिक्यूल्स आयन बनते हैं। जैसे sp sp2 sp3 संकरण उपयुक्त आकृति बनाने में सहसंयोजक बंध है।
ये याद रखना है। कौन कौन सा क्या बनेगा। हाइड्रोजन बनेगा तो sp, लिथियम sp, बेरिलियम sp, बोरॉन ट्राइक्लोराइड तीन है तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे तो sp2, एल्युमिनियम क्लोराइड तो Al2 तो कितना है 1 2 3, 1 2 3 तो कितने sp2 ही बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन ऐसे दो बॉन्डों से जुड़ेगा तो sp ही बनेगा, रेखी ही बनेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 2 तो sp ही। क्लोरीन तो ये याद कर लीजिएगा कितने पाई और क्या बनेगा। संकरण द्वारा संयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन शेयर करके कहते हैं ये बना हुआ। कितने पाई बनेंगे कितने क्या बनेंगे। Bf3 ये थोड़ी समतल। बॉन्ड ऑर्डर और बंध लंबाई की गणना वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यह बंध की स्थिरता को मापता है। बंध क्रम जितना अधिक होगा बंध उतना ही मजबूत होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा उतना बंध मजबूत होगा, जबकि बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होगा बंध उतना कमजोर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं। बंधकारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस करके वो भाग दे देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकलते हैं। ठीक है। बॉन्डिंग कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में सहायक होते हैं। एंटी बॉन्डिंग कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ने में सहायक होते हैं। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो अणु अस्तित्व में नहीं रहता है, तो अस्तित्व में नहीं रहता। यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो एकल बंध, 2 है तो द्विबंध। और बॉन्ड ऑर्डर की गणना करने के लिए क्या करना है। पहले तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब NO2 बोल दिया गया तो टोटल कितने एटम है 2 एटम है। 2 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। O2 बोल दिए तो 2 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। Fa2 बोल दिए तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अगर C2 बोल दिया गया तो कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाइड्रोजन 2 बोल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। फिर इसका एमओ डायग्राम खींचा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्षों में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। फिर उसके बाद बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके उसको 2 से भाग किया जाता है। इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है 16। तो आपको इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन पहले तो हटा देने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन 8। 8 हटाने के बाद कितना बच गया 2 और 6 8। 8 में 6 हमेशा एक साइड रहेंगे और 2 अपोजिट। उनको किससे भाग दे दो 2 से। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना आएगा 2 आता है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, 2 ही बंद आता है। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए, जो MO होता है उस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अगर 1s है तो पहले बॉन्डिंग में जाएगा, और अगर हमने 1s स्टार बना दिया तो वो एंटी बॉन्डिंग होता है। वैसे ही 2s में जाएगा बॉन्डिंग में, और 2s स्टार बना दिया तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 2 8। तो ये बॉन्डिंग में गया, ये एंटी बॉन्डिंग में, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये बॉन्डिंग में गया, ये एंटी बॉन्डिंग में, तो ये फिर दोनों कैंसिल हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। अगर मान लो किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आपको देखना है। जैसे कि मैं बोलूँ तो कोई एटम का लिथियम का देखते हैं। लिथियम 3 नंबर का है तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन।
6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, 2 बॉन्डिंग में, 4 हट गए। फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में फिर 2 जाएगा, और सॉरी बॉन्डिंग में 2 जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में 0 जाएगा, तो 2 से भाग दो तो कितना आएगा 1। ठीक, तो आपको देखने हैं तो 1s तो 2s 2, फिर इसमें किस में जाता है 2p, और 2p स्टार में, तो इसमें 6 जाएगा और बचे हुए इसमें जाएंगे। तो अगर कोई भी एटम 8 से ज्यादा अंकों का है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा है, तो उसमें आप 8 कैंसिल करके उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं कार्बन का। कार्बन का एग्जांपल देखते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो 8 कैंसिल कीजिए, 8 कैंसिल हो गए, बचे कितने 4, तो टोटल पी में कितने जा सकते हैं 6 हैं, कितने 4, तो 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, कुछ भी नहीं, 0/2, तो कितना आया 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा C2 का प्लस। वैसे ही मान लीजिए नाइट्रोजन है माइनस, डबल माइनस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 और 15 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन अभी किसकी तरह दिखाएगा, ऑक्सीजन की तरह। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो तो कितने बच गए 8, 8 में 6 इसमें जाएगा बॉन्डिंग में, और बचे हुए 2 इसमें, और भागी 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 वन ऑर्डर कितने बन जाएंगे 2। तो हमको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसमें द्वि एटम भी होते हैं तो वो सब बन जाते हैं। ठीक है, आपको बस काउंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसको एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में जमाना है, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। और इसमें याद रखना है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी कम क्या होगी, लंबाई होगी, और उतनी जितनी कम लंबाई होगी वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो इसमें देखो Na2 का याद करना नहीं है, Na2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद बंध की लंबाई क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। किसी अणु में दो नाभिक के मध्य औसत दूरी को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसको किससे नापा जाता है, पिकोमीटर से, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। फिर बंध लंबाई की गणना इससे फॉर्मूले से की जाती है, कोई काम का नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसमें याद रखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बंध की लंबाई कम, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बंध की लंबाई ज्यादा और बंध क्या हो जाएगा, कमजोर। तो ये याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो यहीं पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म होते जा रहा है। आप इसको पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिए, और CGPSC व्यापम में जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक होंगे